गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीरज सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण की सर्वेक्षण पद्धतियों में निदर्शन पद्धति की। निदर्शन सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण की एक आधारशिला कही जा सकती है। कोई भी अनुसंधानकर्ता अध्ययन करने से पहले उसे ये निश्चित करना होता है कि वह समूह के सभी सदस्यों से संपर्क स्थापित करके तथ्यों का संकलन करेगा अथवा उसमें से कुछ सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करेगा। इस प्रकार क्षेत्र से अनुसंधान संबंधी आंकड़े दो प्रकार से एकत्रित किए जा सकते हैं। उसकी दो विधियां हैं, एक है संगणना विधि और दूसरा है निदर्शन विधि। संगणना विधि जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जिसमें संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है या किया जाता है और उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई अथवा प्रत्येक सदस्य से संपर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त की जाती है। हमारे देश में प्रति 10 वर्ष के बाद की जाने वाली जनगणना में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। और जब कभी किसी जनसंख्या, इकाई, वस्तु या मनुष्य कोई भी हो सकता है में किस चर का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर लिया जाता है तो इसे चुनने की क्रिया को निदर्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में निदर्शन अनुसंधान की वह पद्धति है जिसमें समस्त अनुसंधान क्षेत्र से कुछ इकाइयों का चुनाव इस प्रकार कर लिया जाता है कि वह संपूर्ण अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर संपूर्ण के बारे में निर्णय दिया जाता है या संपूर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है क्योंकि उसे उन इकाइयों को हम प्रतिनिधित्व पूर्ण इकाई मानते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी व्यापारी किसी चीज़ का सौदा करने के लिए किसी बोरी में से जो थोड़े से गेहूँ या चावल जिसका भी उसे सौदा करना है उसमें से कुछ के आधार पर संपूर्ण के बारे में निर्णय दे देता है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। उसमें गुडे और होट का कहना है कि एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विशाल समग्र का छोटा प्रतिनिधि है। यानी कि गेहूं का पूरा ढेर है या किसी भी चीज़ का पूरा एक समूह है, उसमें से हम कुछ के आधार पर संपूर्ण के बारे में जब निर्णय दे देते हैं। इसी तरह से बोगार्ट्स ने कहा है कि निदर्शन रीति एक पूर्व निर्धारित नियोजन के अनुसार इकाइयों के एक वर्ग में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। यानी कि निदर्शन पद्धति क्या है? एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जो इकाइयां हैं उनके समूह में से हम एक निश्चित प्रतिशत का चयन करते हैं, उसे हम निदर्शन कहते हैं। श्री फ्रैंक यार्टन के अनुसार निदर्शन शब्द का उपयोग सिर्फ किसी संपूर्ण वस्तु की इकाइयों का एक निश्चित सेट या अंश के लिए किया जाना चाहिए जिसको इस विश्वास के साथ लिया या चुना गया है कि वह संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी कि जो इकाइयों का हम चयन करते हैं उनको इस विश्वास के साथ लिया जाता है कि वो संपूर्ण समूह का वो प्रतिनिधित्व करेगा। यानी कि बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है जिसमें समूह के समस्त लक्षण
विद्यमान होते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, ब्लड टेस्ट जब किया जाता है तो थोड़ा सा ब्लड लेकर के उस व्यक्ति के शरीर के बारे में खून की जांच जो की जाती है, वो पूरे खून के बारे में वो निर्णय दिया जाता है। तो उसे हम सैंपलिंग कहते हैं, निदर्शन कहते हैं। लेकिन निदर्शन का प्रयोग करने के लिए ये आवश्यकता होती है कि समग्र की सजातीयता हो, यानी कि जिसके बारे में हमें निर्णय देना है उस समूह की सभी इकाइयाँ एक सी हों। जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि एक व्यक्ति के ब्लड की हम जांच करते हैं तो हम उसी के बारे में निर्णय देंगे, दूसरे के बारे में नहीं। उसके अलावा प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना कि निदर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि संपूर्ण समूह में से थोड़ी सी इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, यानी कि उन इकाइयों में वो विशेषता हो जो संपूर्ण समूह के बारे में निर्णय प्रदान कर सके। उसके अलावा उचित परिशुद्धता का अर्थ है कि कोई भी निदर्शन जो होता है वो 100% रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। वो तब की जा सकती है जब इकाइयाँ जो हों उनकी संख्या पर्याप्त हो और इकाइयों के आधार पर संपूर्ण के बारे में निर्णय दिया जाए। निदर्शन चुनने की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, अलग अलग तरीके हैं। उसमें सबसे पहला आता है सविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। सविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्य या जो समूह है उसमें से अध्ययन के लिए कुछ इकाइयों का चुनाव करता है, तो उसे हम उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन कहते हैं। इस प्रकार के चुनाव में चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय और उद्देश्य ही प्रधान होता है। इसे हम संभावना के आधार पर नहीं छोड़ते। इस विधि का मुख्य आधार यह है कि अनुसंधानकर्ता पहले से ही जो समूह है उसकी इकाइयों के बारे में जानकारी रखता है और उसी के आधार पर वो निदर्शन का चुनाव करता है। जो उद्देश्यपूर्ण या जो सविचार निदर्शन है उसके पीछे ये मान्यता है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन सकता है तथा इस प्रकार ऐसे निदर्शनों का विकास कर सकता है जो उसकी आवश्यकता के अनुसार संतोषजनक हों। और इसी बात को ध्यान में रख करके वो अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके उन्हीं इकाइयों का चयन करता है जो क्षेत्र का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती हों। जो सविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन है उसमें अनुसंधानकर्ता समग्र की जो समूह, समग्र का मतलब होता है समूह, उसकी प्रकृति, उसके गुण दोष, इकाइयों की विशेषता से वो पहले से परिचित होता है। वह जानता है कि किन इकाइयों का चुनना उसे अध्ययन की दृष्टि से सही रहेगा, उचित रहेगा। और इसमें इकाइयों का चुनाव इस तरह से किया जाता है कि वे अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें और अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार निदर्शनों का चुनाव करता है। इसमें पक्षपात की भी इस कारण से संभावना रहती है। इसके बाद आता है दूसरा दैव निदर्शन। दैव निदर्शन क्या है? संभावना के आधार पर, यानी कि जितनी समूह की इकाइयाँ होती हैं उसमें सभी को चुनने की संभावना उसमें रहती है। इसे हम साधारण दैव निदर्शन भी कहते हैं। और
इसमें समग्र की इकाइयों का जो व्यक्तिगत महत्व को समाप्त करके उसके स्थान पर संभावना को महत्व दिया जाता है, जिसमें समग्र की सभी इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुने जाने की संभावना रहती है। जो संभावित निदर्शन है अथवा दैव निदर्शन है, इनके अलग अलग हैं प्रकार हैं। जैसे सरल दैव निदर्शन है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है और इसी विधि का महत्व यह है कि संभावित निदर्शन की अन्य विधियां भी निदर्शन के अंतिम चुनाव में इस विधि का प्रयोग करती हैं। इसमें जो साधारण देव निदर्शन है या सरल देव निदर्शन है, इसमें एक सरल देव निदर्शन का चुनाव ऐसी प्रक्रिया से किया जाता है जिसमें न केवल समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में आने का समान अवसर, बल्कि इच्छित मात्रा में तत्वों के प्रत्येक संभावित समन्वय का समान रूप से चुनाव करती हैं। और इस सरल देव निदर्शन की 3 विधियां हैं। एक लॉटरी विधि है, एक कार्ड या टिकट विधि है, उसके अलावा टिपेट विधि है और एक चौथी भी है इसकी, एक ग्रिड प्रणाली। लॉटरी विधि, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉटरी में सभी इकाइयों का नाम अथवा नंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिख करके उन्हें मोड़ लिया जाता है और इन सभी कागजों की एक चिट को किसी बर्तन, बॉक्स या झोले में डालकर अच्छी तरह से हिला दिया जाता है ताकि वे भली भांति मिल जाएं। इसके बाद कोई निष्पक्ष व्यक्ति अथवा स्वयं आंखें बंद करके उतने ही कागज या चिट निकाल लिए जाते हैं जितनी इकाइयाँ निदर्शन में हमें सम्मिलित करनी होती हैं। और इनकी ये इकाइयाँ जो चुनी जाती हैं, ये देव योग से चुनी जाती हैं और फिर उनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक संभावना के आधार पर इनको चुना जाता है। इसके अलावा कार्ड या टिकट विधि है। कार्ड या टिकट विधि है, ये लॉटरी विधि की तरह ही है, इसका परिवर्तित रूप है। इसमें एक ही रंग जो है उसके आकार और मोटाई के कार्डों अथवा टिकटों पर जो नंबर है वो अंकित कर दिए जाते हैं, नाम, नंबर, इकाइयों की जो भी होते हैं। और इन कार्डों को एक ड्रम में डाल करके खूब हिलाया जाता है और पहले एक कार्ड निकाला जाता है, इसके बाद फिर ड्रम को हिलाया जाता है, फिर दूसरा, फिर हिलाया जाता है, फिर तीसरा। मतलब जितनी बार हमें प्रक्रिया करनी है उतनी बार ही हम कार्ड को उसको ड्रम को हिलाते हैं और आंखें बंद करके चिटें निकाली जाती हैं। इस विधि में आंखें खुली रख करके निकालते हैं, लॉटरी विधि में आंखें बंद रखी जाती हैं। और इस विधि का उपयोग करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि सभी कार्डों का आकार, रंग, रूप और मोटाई एक जैसे होने चाहिए, वरना चयन करने में पक्षपात आ सकता है। तीसरी इसमें है टिपेट विधि। टिपेट, प्रोफेसर टिपेट ने 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई और इन संख्याओं को बिना क्रम से कई पृष्ठों पर लिख दिया। उसमें से क्या करते हैं कि टिपेट की जो संख्याएं हैं उसका तरीका ये है कि मानना कि हमें 400 बच्चों को चुनना है और 400 बच्चों में से केवल 50 बच्चों को चुनना है, तो पहले हम सभी 400 नामों को क्रमवार लिख लेंगे। फिर टिपेट संख्या की जो पुस्तक है उसका कोई भी पृष्ठ खोलकर उसमें से प्रथम 40 संख्याओं को नोट कर समग्र में से उन्हीं संख्याओं को अध्ययन के लिए चुन लेंगे। यदि समग्र की इकाइयाँ की कुल संख्या कम है तो प्रथम 3 संख्याओं में से कुछ संख्याएं अधिकतम क्रम में से अधिक हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है और उसके स्थान पर आगे वाली संख्याएं ले ली जाएंगी। ये विधि जो है एक वैज्ञानिक विधि मानी गई है और इसका उपयोग बहुत अधिक होता है और यह विधि एक शुद्ध विधि भी है। उसके अलावा ग्रिड प्रणाली है। इस विधि का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। जैसे कोई नगर है, प्रदेश है, क्षेत्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करना है तो पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है और नक्शे पर ग्रिड प्लेट को रखा जाता है और इस
ग्रिड प्लेट में कुछ वर्गाकार खाने बने होते हैं जिन पर नंबर लिखे होते हैं और ये पहले से ही तय कर लिया जाता है कि निदर्शन में कितनी इकाइयों का चयन करना है। उतने ही वर्गों को पहले से काट लिया जाता है और ग्रिड को मानचित्र पर रखकर जितने कटे हुए भाग पर मानचित्र का क्षेत्र आता है उन पर निशान लगा लिया जाता है और उसे ही निदर्शन क्षेत्र मान करके अध्ययन किया जाता है। जो देव निदर्शन प्रणाली है, इसमें जो इसके लाभ माने गए हैं कि इसमें ये माना जाता है कि प्रत्येक इकाई को चुनने के समान अवसर प्राप्त होते हैं और सभी का प्रतिनिधित्व हो जाता है। इसमें सरल विधि है, निष्पक्षता का गुण माना जाता है और उपयोग करने में भी ये आसान रहती है। इसे एक वैज्ञानिक विधि मानते हैं। उसके अलावा विस्तृत निदर्शन, जिसमें कि हम विस्तृत क्षेत्र का में से इकाइयों का चयन करते हैं। उसके अलावा विस्तृत या मिश्रित अथवा विस्तृत निदर्शन, यह विधि देव निदर्शन या सविचार निदर्शन का ही मिश्रित रूप है। इसे मिश्रित निदर्शन इसलिए कहते हैं कि इसमें देव निदर्शन और सविचार निदर्शन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। और जैसे हमें किसी नगर में से जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो पहले हम संपूर्ण नगर को विभिन्न जातियों में बांट देंगे और फिर उसके पश्चात प्रत्येक जाति या समूह में से देव निदर्शन विधि से निश्चित मात्रा में चयन इसका कर लेंगे। इसलिए इसको दोनों का अनुपात, दोनों का मिश्रित रूप मानते हैं। स्तरित निदर्शन में भी अनुपातिक स्तरित निदर्शन, समानुपातिक भारयुक्त निदर्शन होते हैं और इसमें इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ग में से जो जितनी निदर्शन इकाइयों का हमें चयन करना है उसके अनुपात में वर्ग में से कुल इकाइयों का हम जो चयन है वो करते हैं। इस विधि में के द्वारा जो निदर्शन निकाले जाते हैं उनके चुनाव में अधिक नियंत्रण प्राप्त होता है, जिससे समग्र के प्रत्येक वर्ग की इकाइयों को निदर्शन में स्थान प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा निदर्शन का चयन करने की अन्य पद्धतियाँ भी हैं। अन्य पद्धतियों में जैसा कोटा निदर्शन, कोटा निदर्शन यह वर्गीय निदर्शन का ही एक रूप है। इसमें सबसे पहले समग्र को कई वर्गों में हम विभाजित कर लेते हैं और फिर प्रत्येक वर्ग में से जो इकाइयां हैं, चुनी जाने वाली इकाइयां हैं, उनकी संख्या तय कर ली जाती है और इस निश्चित संख्या को ही हम कोटा निदर्शन या इसको अभ्यस्त निदर्शन भी कहते हैं। जैसे एक महाविद्यालय है, उसमें इसके छात्रों का इस विधि से अध्ययन करने के लिए सबसे पहले छात्रों को कला, विज्ञान, वाणिज्य इन संकायों में हम विभाजित कर देंगे। उसके बाद प्रत्येक संकाय से 50-50 छात्रों का चयन अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा अनुसार कर लेता है। चूँकि इस विधि में अध्ययनकर्ता को इकाइयों के चुनाव की स्वतंत्रता होती है, तो इसमें जो है पक्षपात की संभावना कम होती है। यह विधि जो है धन और समय की दृष्टि से भी कम खर्चीली होती है। उसके अलावा है बहुचरण निर्देशन। बहुचरण निदर्शन जो है वो इसे हम बहुचरण निदर्शन में, जिसमें कि कई बार ऐसा होता है कि एक बार में जो हम निदर्शन का चयन करते हैं उसमें हमें सही परिणाम नहीं मिलते या वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में निदर्शन का कार्य जो है वो एक से अधिक बार किया जाता है, इसलिए इसे बहुचरणीय निदर्शन कहते हैं या इसे पुनरावृत्ति वाले निदर्शन भी कहते हैं। अनेक निदर्शन होने के कारण इसे
बहुनिदर्शन भी कह सकते हैं। उसके अलावा बहुस्तरीय निदर्शन, इस विधि का जो प्रयोग है बड़े क्षेत्र में, जो निदर्शन है बड़े क्षेत्र से निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस विधि में निदर्शन का चुनाव कई स्तरों से गुजरने के बाद किया जाता है, इसलिए इसे बहुस्तरीय निदर्शन कहते हैं। इस विधि में से हम किसी बड़े नगर का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे हमें कई स्तरों से होकर के उसमें गुजरना पड़ता है, यानी कि संपूर्ण नगर को कई क्षेत्रों या वार्डों में बांटा जाएगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और निवासियों की दृष्टि से समान होने चाहिए, और प्रत्येक क्षेत्र में से कुछ गृह समूहों का चुनाव देव निदर्शन के आधार पर किया जाए, और प्रत्येक गृह समूह में से कुछ परिवारों का चुनाव देव निदर्शन के आधार पर किया जाए, और प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति का अध्ययन के लिए चुना जाए। तो इसमें कई स्तरीय स्तर होते हैं, इसलिए इसे बहुस्तरीय निदर्शन कहते हैं। उसके अलावा सुविधापूर्ण निदर्शन, सुविधापूर्ण निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें निदर्शन का चुनाव अध्ययनकर्ता की सुविधानुसार किया जाता है, यानी कि जैसे अध्ययनकर्ता को सुविधा होती है। अनुसंधानकर्ता निदर्शन का चुनाव करने से पहले पूर्व जो है समग्र धन, श्रम, इकाइयों से संपर्क करने की सुविधा, स्रोत सूची की वो कैसे मिलेंगे आदि की बातों का ध्यान रखता है, और इसमें वो अनियमित, आकस्मिक, अवसरवादी, लापरवाही पूर्ण निदर्शन भी इसे कहते हैं। इस विधि के अवैज्ञानिक और पक्षपात पूर्ण होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब समग्र पूर्णतः स्पष्ट न हो और निदर्शन की इकाइयाँ स्पष्ट न हो, स्रोत सूची पर्याप्त न हो, और यह विधि सरल, कम खर्चे वाली, गहन अध्ययन एवं यथार्थ निदर्शन की संभावना के गुण से युक्त होती है। उसके अलावा है स्वयं निर्वाचित निदर्शन। कई बार निदर्शन का चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि जो उससे संबंधित व्यक्ति है वो स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव करता है, यानी कि वो अपने आप को अध्ययन की इकाई बताता है। इसलिए ही इसे स्वयं चयनित निदर्शन कहते हैं। जैसे कोई कंपनी है तो वो जानना चाहती है कि उसको लोगों ने कितना पसंद किया है, तो उसका प्रचार टेलीविज़न या समाचार पत्र के द्वारा इसकी घोषणा करवा दी जाती है कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो जो इच्छुक व्यक्ति हैं उससे भरकर संबंधित संस्था या व्यक्ति को भेज देते हैं। किसी भी चीज़ का जैसे प्रचार प्रसार हमें करना होता है तब ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि अपने बारे में कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों की राय क्या है, उसको जानने के लिए इस प्रकार का जो निदर्शन है वो चयनित किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ये निदर्शन की अलग अलग विधियां हैं। निदर्शन जो है अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिसमें हम सब कुछ का अध्ययन ना करके कुछ इकाइयों के आधार पर संपूर्ण के बारे में निर्णय देते हैं। धन्यवाद।